आपका स्वागत करता हूं हिंदी व्याकरण क्लासेज में। राजस्थान गवर्नमेंट में आई हुई पीएसआई की भर्ती में हिंदी व्याकरण के जितने अध्याय जुड़े हैं या जितने हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले हम हिंदी व्याकरण के जो अध्याय पीएसआई की भर्ती में उन पे विस्तृत देख लेते हैं। कौन से अध्याय से कितने प्रश्न पिछली भर्ती में आए और कितने इस भर्ती में आने की संभावनाएं रहेगी। सबसे पहले जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा संधि। संधि के बाद में उपसर्ग, उपसर्ग के बाद में प्रत्यय, प्रत्यय के बाद में समास, समास के बाद में तत्सम, तत्सम तद्भव, देशज, विदेशज, बाद में संज्ञा, बाद में सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, फिर जो चैप्टर होगा वो वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश से पहले देख लीजिए काल, लिंग, वचन, पक्ष, वृत्ति, पुरुष, वाच्य, विराम चिन्ह, शब्द शुद्धि, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम, शब्द युगम, लोकोक्ति, मुहावरे, पारिभाषिक शब्दावली, शब्दावली, पीएसआई की ये है। अब प्रत्येक अध्याय के अनुसार जो पिछली भर्ती में जो प्रश्न आए हैं उनका हम विश्लेषण करेंगे कि भाई पिछली भर्ती में कितने प्रश्न आए किस अध्याय से। सबसे पहले चर्चा करते हैं संधि। संधि क्या है? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि से प्रश्न आए 6। फिर चर्चा करते हैं उपसर्ग पर। उपसर्ग के जो प्रश्न पिछली भर्ती में आए वो थे 4। कितनी थी उनकी? 4। प्रत्यय में जो प्रश्न आए वो 3। समास की जो पिछली भर्ती में प्रश्न आए थे वो थे 5। तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज, ये चारों शब्द के एक भेद है। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद। तत्सम का एक और रूप है अर्ध तत्सम, जो ना तो तद्भव है ना तत्सम है। वो भी हमारे पीएसआई की भर्ती में जो सिलेबस है उसमें है।
तो इनके प्रश्न आए थे 7 संज्ञा। 4 प्रश्न आए, चारों में से 3 के चारों प्रश्न भाववाचक संज्ञा के थे। किसके थे? 3 भेद होते हैं हिंदी में, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और 4 प्रश्न आए, चारों के चारों किसमें से? भाववाचक संज्ञा में से। सर्वनाम का एक प्रश्न आया, विशेषण का एक प्रश्न आया, क्रिया के 3 प्रश्न आए। क्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, कर्म के आधार पे, रचना के आधार पे और काल के आधार पे। अव्यय में से भी 3 प्रश्न आए। वैसे तो अव्यय के 4 भेद है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये 4 भेद है। लेकिन हमारे सिलेबस में जो पीएसआई हिंदी का जो सिलेबस है उसमें समुच्चय बोधक भेद नहीं है। उसकी जगह जो 5वां भेद माना जाता है निपात है। फिर बात करते हैं कारक की। कारक के प्रश्न आए तो 5 वो कारक के थे। काल का एक प्रश्न आया, लिंग वचन का प्रश्न पिछली भर्ती में तो नहीं आया, लेकिन इस भर्ती में पूरी रहेगी इन दोनों अध्याय में से प्रश्न आने की। फिर पक्ष और वृत्ति, दोनों के 2-2 प्रश्न आए, कुल 4 प्रश्न आए। पुरुष और वाच्य, पुरुष के प्रश्न नहीं आए, पुरुष जो अध्याय है वो सर्वनाम में हो जाएगा आपका वाच्य। वाच्य के 4 प्रश्न आए, विराम चिन्ह। दूसरी हम प्रतियोगिता परीक्षाओं को देखें तो वहां विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं पूछा जाता, वहां पूछा जाता है कि विराम चिन्ह कौन सा विराम चिन्ह है। लेकिन सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है उसमें विराम चिन्ह का प्रयोग पूछा जाता है, तो 2 प्रश्न विराम चिन्ह से आए। बाद में शब्द शुद्धि के सबसे ज्यादा प्रश्न आए, वो थे 6। कितने थे? 6। वाक्य रचना के कितने प्रश्न आए? वाक्य के प्रश्न आए 4। वाक्य शुद्धि के भी कितने प्रश्न आए? 4। अगर हम अर्थ के आधार पर शब्द के भेद की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रश्न वो आए वाक्यांश के लिए एक शब्द। इस अध्याय से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रश्न थे? 7 प्रश्न थे। कितने प्रश्न थे? 7 प्रश्न। पर्यायवाची का क्या है? पर्यायवाची हिंदी शब्दकोश की जननी है। हिंदी शब्दकोश कहां से बनता है? पर्यायवाची से बनता है। अगर आपको पर्यायवाची आएंगे तो आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आएंगे, विलोम भी आएंगे और शब्द युगम भी आएंगे। सारे ये चारों चैप्टर इस पर्यायवाची पे निर्भर है। पर्यायवाची से पिछली भर्ती में 4 प्रश्न आए, विलोम से प्रश्न 4 प्रश्न विलोम से आए, 2 प्रश्न आपके आए शब्द युगम से। 2 प्रश्न शब्द युगम से, भिन्नार्थक भी बोल सकते हैं। लोकोक्ति से 3 प्रश्न आए। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? लोक मतलब जनता और उक्ति कथन, जनता जो जनता के दैनिक प्रयोग में आते हैं वो लोकोक्ति होती है। मुहावरे क्या करते हैं? भाषा में लाक्षणिकता लाते हैं। क्या करते हैं? लाक्षणिकता लाते हैं। मुहावरे की 6 प्रश्न आए और सबसे ज्यादा जिस चैप्टर के प्रश्न आए वो पारिभाषिक शब्दावली है। अगर किसी की तो उसका सबसे कमजोर पक्ष जो होगा वो ये होगा पारिभाषिक शब्दावली। इसमें हमें इंग्लिश मीनिंग दिया जाएगा और उसका हिंदी अर्थ पूछा जाएगा। सारे मीनिंग नहीं, जो प्रशासनिक रूप से काम आते हैं वही शब्द हमें पूछेंगे। तो पारिभाषिक शब्दावली से कितने प्रश्न आए? 7। ये पूरा पेपर जो रहेगा वो 200 नंबर का होगा। 100 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा जिसमें आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस किसी भाई बहन को जो थानेदार बनना चाहता है, अगर किसी को थानेदार बनना है या इस भर्ती को टॉप रैंक से फाइट करना है, तो आपको कम से कम 180 नंबर, या ये आपका गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि हमें तो हिंदी के पेपर में 180 नंबर लाना है। 180 नंबर के लिए ये संधि सभी करेंगे, उपसर्ग भी करेंगे, प्रत्यय भी करेंगे, समास भी करेंगे। लेकिन ये जो चैप्टर है, अध्याय है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, ये 7 प्रश्न आपको काफी आगे लेके जाएंगे। और फिर देखिए दूसरा एक चैप्टर, मुख्य चैप्टर जो कारक के 5 प्रश्न पिछली भर्ती में भी आए। अगर ये आप सही करते हो तो 180 आराम से बनेगी। कारक, उसके बाद में वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि में आपको वाक्य शुद्ध अशुद्ध सब पता होगा, लेकिन जो हिंदी में ज्यादा सिली मिस्टेक की समस्या रहती है वो वाक्य शुद्धि में रहती है। कारण क्या है?
कारण ये है कि यहाँ हम ध्यान से नहीं देखते कि कौन सा पूछा, क्या प्रश्न क्या पूछा। प्रश्न ये पूछा कि भाई कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कौन सा शुद्ध है। पूरा प्रश्न हम पढ़ते ही नहीं है और ऑप्शन कर देते कि भाई ये होगा, हाँ इसका उत्तर ये होगा। फिर जो एक मेन चैप्टर हो रहा है वो है पारिभाषिक शब्दावली। कारक, तत्सम तद्भव, वाक्य शुद्धि और पारिभाषिक शब्दावली। 7, 5, 12 और 4, 16 और 7, 23। ये 23 प्रश्न ही आपका निश्चय करेंगे भाई कि आपके 150 नंबर बनने हैं या 180 प्लस होने। 40 और 150 के बीच में 140 से 160 के बीच में जो कोई भी तैयारी करेगा उसके नंबर बनेंगे के बीच में। लेकिन आपको सिर्फ तैयारी नहीं करनी है, आपको क्या करना, सब इंस्पेक्टर का पेपर है उसको भाई लक्ष्य को प्राप्त करना है या उसे टारगेट बना के चलोगे तो मेरिट को पार करना। मेरिट को पार करने के लिए आपको 80 नंबर चाहिए। 180 नंबर तभी बनेंगे जब संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, काल, कारक, लिंग, वचन, पक्ष, वृत्ति, वाच्य, विराम चिन्ह, शब्द शुद्धि, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, ये और एक लोकोक्ति और मुहावरे। टोटल देखिए 4, 10, 13, 18, 25, 29, 30, 31, 36, 42, 46, 50, 52, 58, 62, 66, 65 और 9, 66 और 9, 75%। 75% का कितना होता है? 150 नंबर। 150 नंबर 150 नंबर में से आपका एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इस एक चैप्टर को छोड़ दिया जाए और 2 इनको भी 16 क्वेश्चन छोड़ दो, आपके 59 या 60 क्वेश्चन का जो काम है, प्रश्न का काम है, वो मेरे पास है। जितना आपको करवाना भी 60 प्रश्न से आपका एक प्रश्न भी गलत नहीं होगा अगर आप थोड़ी बहुत भी तैयारी करते हैं और नियम ढंग से देख लेते हैं। नियम का खेल है, या तो जिसको नियम आएगा उसको ये आएंगे। उसके बाद में 16 ये जोड़िए 75, 75 का कितना होता है? 150 नंबर। 150 नंबर आपके आराम से बनेंगे। 150 के बाद में जो खेल है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द, पारिभाषिक शब्दावली, दोनों के कितने प्रश्न है? 14 प्रश्न है। 14 प्रश्न अगर आप 14 में से 12 भी राइट करते हैं तो आपका स्कोर होगा 174। फिर विलोम और शब्द युगम ये निकल जाते हैं 186 क्रॉस करते हैं आप। प्रायवाची और निकालते हैं तो 114। ये सपना नहीं है कि आप 180 नहीं कर पाएंगे। अगर आप ढंग से प्रतिदिन 4 घंटे या 3 घंटे हिंदी को समय देते हैं, क्लास के सही थी 1 घंटे की क्लास होगी, उसके अलावा आप अगर 2-2.5 घंटे भी रोजाना पढ़ते हैं तो आपके, मैं कहता हूं आराम से 180 नहीं, आप 190 भी पार कर जाओगे। 190 भी पार कर जाओगे। अगर यहाँ 180 और 190 बनते हैं तो आप मान के चलो आपको जीके वाले पेपर में 60 क्वेश्चन, 60 प्रश्न ही राइट करने हैं। और अगर 60 प्रश्न वहां राइट हो गए तो आप पूरे राजस्थान में टॉप 50 रैंक, पूरे राजस्थान में टॉप 50 रैंक में होंगे, टॉप 50 रैंक होंगे। ये 5-वर्षीय योजना से होती है भर्ती, ज्यादा आएगी नहीं। 3-4 साल से एक भर्ती आती है या 5 साल लग जाते हैं इसको पूरा होते हुए। तो आप इस भर्ती को ज्यादा वैसे भी नहीं मानना है कि भाई हाँ कर लेंगे। तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। और इसका जो पेपर होगा वो दिसंबर या जनवरी में, दिसंबर जनवरी में। समय हमारे पास पर्याप्त है, एकदम काफी समय है। 7 या 8 महीने का हमारे पास अभी भी समय बचा हुआ है। तो ये पूरा सिलेबस आपके सामने पीएसआई का, इसमें जो समय रहेगा वो मेरे अनुसार 90 या 100 दिन के मध्य, 90 नहीं बचेगा। जो हम कर रहे हैं डेली का टारगेट होगा, अगर वो टारगेट भी अगर आप पूरा करते हैं तो आपके आराम से 180 190 7 में इनको लेके चलेंगे। एक एक चैप्टर होता जाएगा अध्याय, और एक एक इनमें से रोज के 10 प्रायवाची, 10 विलोम, 10 शब्द, 10 पारिभाषिक शब्दावली और 5 प्रायवाची, ये हम लेके चलेंगे साथ में। तो ये भी तैयार हो जाएंगे। इनको ज्यादा ये परेशानी वाले नहीं है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। सिलेबस शुरू करने से पहले एक चैप्टर और रह गया, वो है वर्ण विचार। वर्ण विचार हमारे पीएसआई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन वर्ण विचार के बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए।
वर्ण विचार की सामान्य जानकारी इसलिए चाहिए क्योंकि जो संधि है, संधि अध्याय वर्ण विचार पे निर्भर है, तो वर्ण विचार की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। मैंने काफी बच्चों को देखा है कि भाई वर्ण विचार की कोई जानकारी लेना ही नहीं चाहता। ये चैप्टर में अगर पर्टिकुलर चैप्टर ही करें तो 10 दिन लगते हैं वर्ण विचार, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है, तो इसको नॉर्मली 10-15 मिनट हम इसको पढ़ेंगे ताकि हमारा जो चैप्टर संधि है वो एकदम क्लियर हो जाए, भाई सबके समझ आ जाए। तो अब देखिए, ये तो हमारा सिलेबस था पीएसआई का। अब हम चर्चा करेंगे वर्ण विचार पे। वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि क्या है। अक्सर बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कि वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, अक्षर क्या है। ज्यादा इनका कुछ नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे कि भाई वर्ण क्या है और ध्वनि क्या है। तो सबसे पहले जो अपनी आज सामान्य चर्चा रहेगी वो रहेगी वर्ण विचार पे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन। दूसरा व्यंजन। हिंदी वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और व्यंजन। पहले तो वर्ण कहते किससे, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होती है, लिखित, लिपिबद्ध रूप बोल सकते हैं आप इसे, लिखित इकाई। लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होता है, वर्ण होता है। और भाषा की अगर पूछ ले मौखिक इकाई कौन सा होता है, भाषा की मौखिक इकाई होती है सबसे छोटी ध्वनि। ध्वनि कोई भी हो सकती है, ध्वनि कोई भी प्रकार की हो सकती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि, से छोटी लिखित इकाई कौन सी है, वर्ण है। एक और होता है अक्षर का अर्थ तो जिसका नाश ना हो, जो समास के एक ही आगाज से बाहर आए या एक ही आगाज से जिसका उच्चारण हो, जिसका एक ही आगाज से उच्चारण हो, उसको क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। और हिंदी के सभी स्वर, सभी स्वर क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। सभी स्वर क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। पहले चर्चा करेंगे कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं। हिंदी में स्वर होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 33। व्यंजन कितने होते हैं, 33। सबसे पहले वो भेद हम नहीं करेंगे कि कौन सा लघु स्वर होता है, कौन सा दीर्घ स्वर होता है, वो जरूरी भी नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में वर्ण विचार चैप्टर है ही नहीं। सबसे पहले अ, आ, इनमें छोटा बड़ा, ये मात्रा काल के आधार पे। अब आप स्वयं देखिए, अ, आ, बोलने में ज्यादा समय लगेगा किसमें, ई, ऊ, री। आप शब्द देखते जाइए, आई, औ, मैं एक स्वर का उच्चारण आपको करके बताऊंगा। जैसे शब्द देखिए कल, एक कल शब्द, एक काल शब्द। अब ज्यादा समय किसको बोलने में लग रहा है, कल में या काल में, कल, काल। ज्यादा समय यहां लग रहा है ना, तो ये उच्चारण काल के आधार पे दीर्घ है और ये ह्रस्व है या लघु है। फिर दिन और दीन, दिन और दीन, दिन और दीन। देखिए ज्यादा फर्क इनमें है नहीं। जब आप शब्द कोई बोलते हैं तो उनमें पता चलता है कि हाँ छोटी है या बड़ी है। ये छोटी और बड़ी कुछ नहीं है, उच्चारण काल में जो समय लग रहा है उसके आधार पर लघु और दीर्घ हो रहा है।
दिन दिन। ये आपके जो उच्चारण है ये आपकी शब्द शुद्धि में काम आएगा। लघु लघु वधु लघु वधु लघु वधु। लघु देखो समय कम लग रहा है बोलने में, वधु समय ज्यादा लग रहा है। यही फर्क हमें संधि में काम आएगा कि कौन का ये ऊ होगा, का ऊ होगा, का ऊ होगा। फिर री, री में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये ए नहीं है, ये ए नहीं है। आजकल जो वर्तमान समय में सारे इसका उच्चारण क्या कर रहे हैं, ए कर रहे हैं। अब इसको अगर ये उच्चारण करोगे तभी तो संधि और बाकी अध्याय आपके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। ये ए नहीं है, इसका जो निर्माण होता है वो ए धन ई से होता है। किससे होता है? धन ई से। इसको प्लस नहीं बोलना है, इसको नहीं बोलना है। ए और ई से मिलके क्या बना है? आई बना। अब इन दोनों को साथ और इसका निर्माण ए धन आई से। दो बार ए की ध्वनि आ रही है, आई आई आई। इसी प्रकार ये ए धन ऊ से मिलके बना है औ, और ये ए धन औ से मिलके बना है औ। वापिस देखिए, ए आ ई ऊ ऊ री आई आई। ये ओ नहीं है, औ और ये औ। ये 11 शब्द थे। दो आपके स्कूल के समय या आपको पढ़ाए गए हैं, अह और अंग। ये अंग और ये दोनों अयोग्य वा है। ये क्या है? अयोग्य वहा। हिंदी में इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता है। अब ये बिंदी वाली बात है तो ये अनुस्वार का काम करती है। किसका काम करती है? अनुस्वार का काम करती है। अब हम चर्चा करेंगे व्यंजन पे। ये क्लियर हो गया? ए आ ई ऊ ऊ री आई औ औ। व्यंजन पे, व्यंजन में 33 वर्ण है, जिनमें से 5 वर्ग है और 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म वर्ण है। वर्ग में हम चर्चा करें तो पहला है का, ख, ग, घ और ये अंतिम पंचम वर्ण ज्ञ। ये क्या है? ज्ञ। ये अड़मन खाली नहीं है, इसका जो उच्चारण होता है वो क्या है? ज्ञ। फिर च, छ, ज, झ और इसका उच्चारण य। ट, ठ, ढ, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, श और ह। ये अंतस्थ वर्ण है, ये अंतस्थ वर्ण है, ये ऊष्म वर्ण है। ये पांचों जो वर्ग है, पहला का वर्ग है, तीसरा टा वर्ग है, चौथा ता वर्ग है, पांचवा पै वर्ग है। ये पांचों क्या है? सपर्शी है, सपर्शी वर्ण है। कौन से वर्ण है? सपर्शी। क्योंकि इनको बोलते समय प्राणवायु कहीं ना कहीं तालव को स्पर्श करे, चाहे मूर्धा को स्पर्श करे, चाहे दंत को स्पर्श करे, चाहे कंठ को स्पर्श करे, कहीं ना कहीं स्पर्श कर रही है, लेकिन इनके उच्चारण में स्पर्श नहीं करती है प्राणवायु। जैसे ये अंतस्थ है, जैसे देखिए य, र, ल, व। इनको बोलते समय प्राणवायु या नाभि से बाहर आएगी, या ये नाभि से प्राणवायु आएगी।
य, र, ल, व। और ये ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण का अर्थ है प्राण वायु गर्म होके बाहर आएगी। श, श, श और ह। अब ये तीनों स देखिए, अब उनका उच्चारण तो तीनों स का एक ही प्रकार से हो रहा है, लेकिन फर्क है। ये संकर वाला स है, इसको बोलते समय जीवा आपके कहां स्पर्श करिए? तालु को, जिसको आम भाषा में क्या कहते हैं? नाडुआ। वहां दांतों से ऊपर जो कठोर भाग है वो होता है मूर्धा, और उसके उच्चारण स्थान को मूर्धन्य बोलते हैं। इस स का उच्चारण करते समय षटकोण जीवा या प्राणवायु कहां स्पर्श कर रही है? मूर्धा को। और ये दांतों को, इसको इसका उच्चारण करते समय प्राणवायु ये कहां स्पर्श कर रही है? दांत को। तो दंत्य स, और ये है कंठ्य होता है। कौन सा होता है? कंठ्य होता है। ये सामान्य वर्ण है, सामान्य वर्ण है। इनमें से आप इन दोनों का ध्यान रखना, ये य है और ये ग है। क, ख, ग, घ, ज्ञ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, स, ह। ये 33 व्यंजन है। 5 के वर्ग है। इन अंतिम पांचों को क्या कहते हैं? जो ये 5 है अंतिम, इनको क्या कहते हैं? इन पांचों को कहते हैं पंचवर्ण या नासिकीय वर्ण। क्या कहते हैं? नासिकीय या अनुनासिकीय। पंचम वर्ण है जो, क्योंकि ये जब बोलते हैं तो कहां से? प्राणवायु कहां से बाहर निकलती है? जहां इनका उच्चारण स्थान है वहां से तो निकलती है, और नाक से। नासिकीय वर्ण इनको क्या कहते हैं? नासिकीय या पंचम वर्ण या अनुनासिक वर्ण इनको बोलते हैं। इनको बोलते समय प्राणवायु मुख के साथ साथ कहां से निकल रही है? नाक से भी निकल रही है। ज्ञ, य, ण, न, म। अब हम इनका उच्चारण स्थान करेंगे। क का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। कंठ से इनका उच्चारण होता है, क्योंकि जब इनको बोलेंगे तो प्राणवायु सबसे पहले कहां स्पर्श करेगी? कंठ में। क, ख, ग, घ, ज्ञ। और ये ए और आ, इनका उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा? कंठे। क्या कहलाएगा? कंठे। क वर्ग और ए और आ का, क वर्ग और आ का, ए और आ का उच्चारण स्थान क्या कहलाएगा? ए, आ और विसर्ग और है का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठे। फिर च वर्ग की बात करते हैं। च वर्ग का आप अगर उच्चारण करोगे तो तालु, जीभ तालु को टकराएगी। जीभ या प्राणवायु किसको टकराएगी? तालु को। और इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? तालव्य। कौन सा है? तालव्य। इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? तालव्य। इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? तालव्य। इनके साथ साथ कंठे को छोड़ देंगे, उसके बाद में लगातार हम साथ में रखेंगे य और श का भी कौन सा है? तालव्य। य और श का भी कौन सा है? तालव्य। और ई और ई का भी कौन सा है? तालव्य। देखिए, तालव्य से, तालु या तालव्य से कौन से उच्चारण होता है? किसका उच्चारण हो रहा है? च, छ, ज, झ, य, श, ई। अब या तो जीवा स्पर्श कर रही है तालु को, या क्या स्पर्श कर रहा है? प्राणवायु। प्राणवायु का जो वायु बाहर आ रही है वो किसको स्पर्श कर रही है? तालु को स्पर्श कर रही है। फिर नेक्स्ट जो वर्ग है वो है टा वर्ग। टा वर्ग को उच्चारण स्थान होता है, टा वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो मूर्धन्य होता है। जिससे टा, जीवा कहां स्पर्श कर रही है? दांतों से जो ऊपर कठोर भाग है जिसको मुर्दा बोलते हैं, और जो उसका उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? मूर्धन्य। वहां स्पर्श कर रही है। या तो जीवा स्पर्श कर रही है या प्राणवायु स्पर्श कर रही है। जैसे देखिए ट, ठ,
ड ढ अण। इनके साथ री और र और श। ये षटकोण वाला स नहीं है, आज के बाद में आपको इसको बोलना है मूर्धन्य स, तालव्य स। अब रै का भी उच्चारण क्या है? रै का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो रै जीवा क्या है? जीवा में क्या हो रहा है? कंपन हो रहा है, लेकिन सपस कहां कर रही है जीवा? मूर्धन्य को। रै कंपन हो रहा है। उसी प्रकार री श के समय जीवा क्या हो रही है? चपटी हो रही है, और प्राणवायु कहां स्पर्श कर रही है? एकदम मूर्धा को। फिर तय वर्ग, तय वर्ग का उच्चारण स्थान दंत्य होता है। बोलते समय प्राणवायु या तो दांतों को स्पर्श करेगी या जीवा दांतों को स्पर्श करेगी। देखिए तय थ द ध न। एक और विशेष बात, ध्यातव्य याद रखने योग्य बात, ये दांत से या दंत्य से, दंत्य से किसी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। दंत्य जो उच्चारण स्थान है वो किसी स्वर का नहीं है। इसके साथ कौन से? ल श का उच्चारण करेंगे उस समय जीवा या प्राणवायु दांतों को स्पर्श कर रही है। और लय के उच्चारण में क्या हो रहा है? लय के उच्चारण में जीवा गोल होके जीवा के दोनों ओर से प्राणवायु निकलकर कहां स्पर्श कर रही है? दांतों को स्पर्श कर रही है। देखिए उच्चारण करके, ल जीवा ऊपर जा रही है, दांतों को स्पर्श करके ऊपर जा रही है, गोल हो रही है ल, और प्राणवायु दोनों के पास से निकल रही है, जीवा के दोनों ओर से निकल रही है। फिर पावर्ग, पावर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ, होठ। पावर्ग को जब आप बोलोगे तो आपके दोनों होठ आपस में चिपकेंगे। प फ ब भ म। ये देखिए पंचम वर्ण, जितने भी पांचों पंचम वर्ण है, नासिकीय वर्ण इनको बोलते हैं। इनका जब उच्चारण कर रहे हैं तो प्राणवायु मुख से तो बाहर आ ही रही है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है? नाक से भी या नासिका से भी प्राणवायु बाहर आ रही है। और इनके साथ दो स्वर उ स्थान कौन सा है? ओष्ठ्य। अब हमारे पास व का उच्चारण स्थान कौन सा है? वह न तो दांत से बोला जाता है, वह बोलते समय न तो दांतों को प्राणवायु स्पर्श करती है ना ओष्ठ को, दोनों के मध्य रहती है। वह ओठ भी चिपक रहे हैं और प्राणवायु दांतों को स्पर्श भी कर रही है। तो वह का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंतोष्ठ। कौन सा है? दंतोष्ठ। अब ये चार स्वर रह गए, चार स्वर रह गए। इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? देखिए आई का निर्माण कहां से हो रहा है? अ और ई से मिलके हो रहा है, अ और ई से मिलके हो रहा है। अ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठे। ई का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालव्य। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? दोनों से मिलके बने तो दोनों का मिलके उच्चारण स्थान होगा कंठ तालु। कौन सा होगा? कंठ तालु। इसी प्रकार औ और औ, अ का उच्चारण स्थान कंठ है, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ्य है, तो इनका दोनों का कौन से होगा? कंठोष्ठ। क्या होगा उच्चारण स्थान दोनों का? कंठोष्ठ। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि दो हमने तो और पढ़े हैं, इनके अलावा भी वर्ण है। टोटल 52 वर्ण होते हैं। 11 और 33 44 8 और रह गए। 8 में आप दो ये जोड़ेंगे, बाकी बचे दो और। देखिए कौन कौन से? दो आपने ऐसे भी देखा है, आज तक आपने मन मर्जी से ये बिंदी लगाई होगी नीचे, लेकिन ये मन मर्जी से नहीं लगती। इन दोनों व्यंजनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों को बोलते हैं उच्चित। क्या बोलते हैं? उच्चित। जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो प्राणवायु बाहर निकलेगी थूक फेंकते हुए या थूक उछालेगी। जैसे देखिए एक और बात, विशेष बात ये, दोनों से हिंदी शब्दकोश में कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है, ये में होते हैं। अब जैसे ढक्कन है, ढक्कन के नीचे बिंदी नहीं लगी होती, क्यों? उसमें ढ है, ये ढ ही है, लेकिन इनमें बल पड़ रहा है। बोलते समय क्या पड़ रहा है? बल पड़ रहा है। जैसे पहाड़, पहाड़ अड़े आ रहा है, अड़े बोल रहे, और एक ड है, अड़े। जोर बल लग रहा है ना, वो इस बिंदी के कारण है। तो
तो आज के बाद में ये आपको मन मर्जी से नहीं लगानी है। इन दोनों को बोलते हैं उच्छिष्ट वर्ण। जब इनको बोलेंगे तो प्राणवायु बाहर निकलते समय अपने साथ क्या थूक भी उछालेगी। ये दो उच्छिष्ट वर्ण। इनके अलावा दो ये हो गए और दो ये हो गए। 44 पहले थे, 2 और 2 4 और 44 48। 4 जो बचे हैं वो है संयुक्त व्यंजन। 4 जो बचे हैं वो क्या है संयुक्त व्यंजन है। श, ये का मूर्धन्य सा, का और मूर्धन्य स से मिलके बना है। का और मूर्धन्य स से मिलके बना है। क की ध्वनि में आ नहीं आएगा, श श। और ये क्या है त्र। त्र की रचना किससे होती है तय, आधे तय और र से मिलके। इन श और र में क्या है ए की ध्वनि है। इसका आज तक मुझे पता है आप उच्चारण गलत ही करते आए हो। ये क्या है ग से ज्ञानी बाबा वाला नहीं है। इसका जो निर्माण होता है वो आधे ज और य, ज और य। ये अण नहीं है, ये य है ज। क्या होगा ये ज, ज और य से ज। और ये तालव्य स और र से स्र। क्या है स्र। ये चारों क्या है संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्यों है क्योंकि इनका जो निर्माण है वो दो व्यंजनों के योग से हो रहा है, इसलिए ये क्या है संयुक्त व्यंजन है। ये चारों क्या है संयुक्त व्यंजन है। ये चारों संयुक्त व्यंजन है। इसी प्रकार ये चारों भी क्या है वो चारों संयुक्त व्यंजन है। ये चारों संयुक्त स्वर है क्योंकि इनका भी निर्माण दो स्वरों से हो रहा है, इसलिए संयुक्त स्वर। और ये आ ई उ ये दीर्घ स्वर है। ये क्या है दीर्घ स्वर है। पूछ ले हिंदी में दीर्घ स्वर 4 ये और 4 ये 7 हो गए। दीर्घ स्वर कितने 7 है। लघु स्वर कितने अ ई उ री। ये कोई वैसे छोटे बड़े नहीं है, ये मात्रा काल के आधार पे छोटे बड़े। अ ई उ री ये चारों लघु स्वर है, बाकी बच गए वो क्या है दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर में भी क्या है ये चार क्या है संयुक्त स्वर है। ये वर्ण विचार था। एक बार हम और नजर दौड़ाते हैं वर्ण विचार पे। हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर 11 प्रकार के होते हैं अ आ ई उ आ ई उ री ऐ औ ये 11 स्वर। इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, सिर्फ उच्चारण काल में जो समय लग रहा है या जो मात्रा काल में समय मात्रा काल के आधार पे ये क्या है लघु और दीर्घ है। ये दो अयोग्य व स्वर है, दो अयोग्य व स्वर है। अंग अंग अह। फिर बात करते हैं व्यंजन पे। व्यंजन हिंदी में 33 होते हैं। 5 वर्ग होते हैं। पांचों वर्ग को क्या कहते हैं सपस्वी वर्ण बोलते हैं। क ख ग घ ज्ञ च छ ज झ य ट ठ ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये चारों अंतस्थ बोलते समय क्या होगी प्राणवायु नाभि से निकलेगी य र ल व। और ये चारों ऊष्म वर्ण है। बोलते समय जो प्राणवायु आएगी वो गर्म होके बाहर आएगी स स स ह। ये चार संयुक्त व्यंजन है श त्र ज स्र। और ये दोनों क्या है उच्छिष्ट। उच्छिष्ट का अर्थ क्या होता है फेंकना। बोलते समय थूक क्या है बाहर की ओर आ रहा है या उछल रहा है, तो ये दोनों क्या है उच्छिष्ट है। हिंदी में हिंदी शब्दकोश में इन दोनों से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता। अब इनमें से जो हमारे काम का ये तो बेसिक जानकारी होगी तभी आपको हिंदी आएगी। ऐसे नहीं है कि का नहीं आ रहा है आपको संधि आ जाएगी। अधिकतर जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं
इन दोनों का उच्चारण आपको नहीं आता है, इन दोनों का उच्चारण आपको सही करना है, और स्वरों का सभी स्वर जितने भी स्वर है उनका उच्चारण सही करना है। और एक इसका उच्चारण सही होगा तो आपको विलोम युगम में दिक्कत नहीं आएगी, वरना शब्द युगम है उसमें सारा खेल क्या है, उच्चारण का है, क्योंकि से है लेकिन उनका अर्थ क्या है, भिन्न है। अर्थ क्या है, भिन्न है। जैसे देखिए, अगर उच्चारण नहीं आता है तो उच्चारण नहीं आएगा तब गलत होगा आपका। जैसे दो शब्द प्रथा और प्रथा, प्रथा और प्रथा। अब प्रथा और प्रथा में फर्क क्या है, यहां रै लगा हुआ है और यहां क्या लगा है, री लगा है। क्या लगा है, री लगा है। अब इनका मात्रा काल, प्रथा का अर्थ होता है रिवाज। हम हमारे कहते हैं ना, हमारे ये प्रथा नहीं है, वो यही प्रथा है, रिवाज। क्या होता है, रीति रिवाज। क्या होता है, रीति रिवाज। और प्रथा किसे कहते हैं आपको पता है, महाभारत देखी होगी, महाभारत में अर्जुन को कृष्ण कहते हैं पार्थ। पार्थ इस प्रथा से बना है। अर्जुन किसके पुत्र थे, प्रथा का अर्थ क्या होता है, कुंती। क्या होता है, कुंती। ये प्रथा से पार्थ कैसे बना, इसकी चर्चा हम जब प्रत्येक अध्याय करेंगे उसमें चर्चा करेंगे, प्रथा से पार्थ कैसे बनता है। अब इनका जो संकेत चिन्ह है वो देख लीजिए, ऐ का कुछ है ही नहीं, 11 स्वर है उनमें से ऐ का कोई संकेत चिन्ह है ही नहीं। आ का, ई का, ई, उ, री, आई, औ, ये इनके संकेत चिन्ह है। इनका प्रयोग जब हम व्यंजन के साथ करेंगे तो इनके संकेत चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आ, ई का, उ, री, आई, औ। ये तो था वर्ण विचार अध्याय। वर्ण विचार के बाद में हम अगली जो हमारी कक्षा रहेगी भी, ये तो सामान्य जानकारी होगी, अगली कक्षा में हम जब संधि शुरू करेंगे इसमें एक घोष और अघोष की आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर उन दोनों के बारे में आपको जानकारी होगी तो आपके लिए स्वर संधि में हमारा काम इन स्वर से चल जाएगा, व्यंजन संधि में व्यंजन का काम होगा, विसर्ग में विसर्ग का, ये विसर्ग का निशान है, किसका निशान है, विसर्ग का, ये विसर्ग का निशान है, विसर्ग। तो तीन ही संधि होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। और पीएसआई की भर्ती में एक और संधि का जो भेद तो नहीं होता, लेकिन स्वर या विशेष संधि बोल सकते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, विशेष संधि, वो भी हम करेंगे। मेरा पूरा जो ये पीएसआई की हिंदी का रहेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासें चलाने का, ये आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, 90 आज इस क्लास से लेके लास्ट जो क्लास होगी वो विराम चिन्ह की होगी। विराम चिन्ह की क्लास तक अगर आप लगातार क्लासें लेते हैं तो आपका फायदा जरूर होगा, और वो भी फायदा भी कितना, 180 नंबर। 180 नंबर की मैं गारंटी ले रहा हूं। पेपर अगर ईमानदारी से क्लासों से जो तैयारी करोगे आप, और गाइड जो मैं आपको बताऊंगा, अगर उस गाइड को और ये क्लासेस साथ में रखोगे तो आपके 180 नंबर की गारंटी मैं लेता हूं। आपको थानेदार लगने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद।